क्योंकि आज हम हिंदी का कृति पत्रिका देखेंगे। उसमें जो हमारा पहला विभाग है गद्य विभाग, उसके बारे में हम आज थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हमारे हिंदी के कृति पत्रिका में टोटल हमारे 5 विभाग होते हैं, जिसमें पहला विभाग जो है गद्य विभाग है, दूसरा पद्य विभाग, तीसरा पठन, चौथा व्याकरण और पांचवा जो है वो लेखन विभाग है। तो इन पांचों में से जो पहला है गद्य विभाग, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो ये विभाग जो है हमारा तीन तीन होंगे, उसमें हमें 3 गद्य दिए होंगे जो कि 20 मार्क्स के लिए होंगे। तो 3 गद्य में से हमारे 2 जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो हमने पढ़े हुए हैं वो गद्य होंगे, और 1 गद्य जो होगा जो हमने नहीं पढ़ा है, यानी कि कुल 3 गद्य होंगे, जिसमें से 2 पठित गद्य होंगे जिनके 8-8 गुण होंगे, और 1 अपठित गद्य होगा जिसके 4 गुण होंगे। तो ये जो 2 पठित गद्य है, तो ये हमारे सिलेबस में से जितने हमारे कम हो गए, जो 25% सिलेबस कम हो गया है, उसको छोड़कर जितने बचते हैं, जितने पाठ हमें पढ़ने हैं वो सामने स्क्रीन पर है। पहली इकाई से हमें आहारे हमदर्द पढ़ना है, रीढ़ की हड्डी, ये 2 पाठ पहली इकाई से पढ़ने हैं, और दूसरी इकाई से ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महिला आश्रम और जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। तो ये 5 पाठ हम पढ़ेंगे। इन 5 पाठों पर आधारित हमें गद्य विभाग में प्रश्न आने वाले, यानी जो भी 2 पठित गद्य आएंगे, इन 5 पाठों में से ही कोई 2 गद्य हमें आने वाले, और वो दोनों गद्य जो है हर एक गद्य के 8 गुण होंगे। 8 मार्क्स का हमारा 1-1 गुण होगा। तो ये जो गद्य होगा, पहला गद्य जो हमें पाठ में से आएगा, यानी कि जो हमारे पाठ जो हमने पढ़े हैं, तो उनमें से हर एक गद्य पे जो पहले 2 गद्य होंगे उसमें हमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 मार्क्स का 1 प्रश्न होगा। तो पहला और दूसरा प्रश्न जो होगा वो आकलन कृति पर आधारित होगा। आकलन कृति यानी कि जो भी हमें गद्य दिया जाएगा, जो पैसेज दिया जाएगा पूरे पाठ में से, उस पाठ को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, और उस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमें कृति करने को कहा गया है, वो कृति हमें करनी है। तो आकलन कृति, आकलन का अर्थ है कि वो गद्य पढ़ने के बाद हमारी समझ में क्या आया है, वो समझकर हमें उन प्रश्नों के या उन कृति को हमें सुलझाना है। तो इस तरह से ये पहले 2 आकलन कृति होगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न होगा उसी गद्य पर आधारित शब्द संपदा। तो ये जो शब्द संपदा है, इसमें जो प्रश्न आएंगे, जो हमसे पूछा जाएगा, वो व्याकरण होगा। व्याकरण वो व्याकरण होगा जो हमने 5th से लेकर 9th तक पढ़ा हुआ है, जो कि समानार्थी शब्द, विरुद्ध अर्थी शब्द, लिंग बदलो, लिंग पहचानो, वचन बदलो, वचन पहचानो, इस तरह के जो व्याकरण हमने 5वीं से लेकर 9वीं तक पढ़ा है, वो सब शब्द संपदा में आएगा। और भी जो भी 9वीं में हमने व्याकरण पढ़ा है वो सब उसमें आएगा। चौथा प्रश्न होगा स्वमत अभिव्यक्ति। तो इसमें जो भी हमें गद्य दिया रहेगा, उस गद्य पर आधारित या उसमें जो विषय लिया गया है, उसमें जो विषय आया है, उस विषय पर आधारित हमें स्वमत यानी अपने विचार लिखने को कहा जाएगा। तो ये जो स्वमत वाला प्रश्न है, हमें खुद से लिखना है, अपने विचार उसमें लिखने हैं, और ये 7 से 8 वाक्यों में होना चाहिए। इसको पॉइंट्स डाल के नहीं लिखना है, पॉइंट्स 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से करके नहीं लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। 7 से 8 वाक्य इसमें होने चाहिए। तो इस प्रकार के हमारे 2 जो है सीन पैसेज रहेंगे, यानी कि जो हमारे पाठों में से होंगे पहले 2 सीन पैसेज, उसमें दोनों में 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न में से पहले 2 प्रश्न आकलन कृति होंगे, जिनका उत्तर हमें सीधे उसी पैसेज में मिलने वाला है। तीसरा है शब्द संपदा।
शब्द संपदा यानी कि जो भी हमने व्याकरण 5वीं से 9वीं तक पढ़ा है उस पर आधारित शब्दों के संबंध में व्याकरण पूछा जाएगा। तो वो हमें तीसरे प्रश्न में लिखना है। और चौथा प्रश्न स्वमत यानी हमारे अपने विचार हमें उसमें प्रस्तुत करने हैं, लिखने 7 से 8 वाक्यों में शुद्ध हिंदी में लिखना है और ऐसे शब्दों को चुनकर लिखना है कि जिसमें लिखने में कम गलतियां हो। तो हमें 2 मार्क्स में से कम 1.5 तो भी मिल जाता है। तो ये जो आकलन कृति रहेंगी, जो पैसेज पूछा जाएगा, जो भी हमें गद्य दिया जाएगा उसमें आकलन कृति होगी। जो प्रश्न पहला अ में आएगा तो उसमें कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उसमें आएगा संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल दिया रहेगा, संजाल को जिस तरह से क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया रहेगा हमें उत्तर में भी उसी तरह से ड्रॉ करके ही लिखना है। दूसरा प्रश्न आ सकता है इसमें आकृति पूर्ण कीजिए और तीसरा कृति पूर्ण कीजिए, यानी जो भी कृति करने को कहा है, जो भी आकृति दी गई है उसे पूर्ण करना है, या तो फिर कोई तालिका दी रहेगी उसको हमें क्रमानुसार लगाना है। क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस के आधार पर कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा दूसरा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें ये जो आकलन कृति रहेगी प्रश्न पहला 1 अ में, तो इसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये अपने पाठों पर जो भी हमें अभी 25% रिड्यूस करने के बाद जो पाठ बचते उसमें इस संजाल पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए, इस पे हमें इन 5 पाठों पर किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं मैं तुम लोगों को पढ़ के बताती हूँ। कि पहला जो पाठ है वाहरे हमदर्द, इसमें संजाल के लिए पूछा जा सकता है कि लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न, यानी जब लेखक का एक्सीडेंट होता है तो वो अगर गद्य आएगा हमें तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न की लेखक जब होश में आते तो उन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे, उनके सामने कौन थे। तो जब भी हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ को हमें 3 से 4 बार पढ़ना है और जब भी हम पाठ पढ़ेंगे तो हमारी ध्यान में ये सब प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए कि इस पाठ पर संजाल पर आधारित क्या प्रश्न हो सकते हैं। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न, आंख खुलने पर लेखक ने यह देखा, यानी क्या क्या देखा, इसमें 2 या 4 बॉक्स दिए रहेंगे, उन बॉक्स के अंदर हमें जवाब लिखना है। लेखक को यह फिक्र हुई, लेखक को क्या फिक्र हुई ये हमें लिखना होगा। मरीज से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं, लेखक ने यह तय किया एक दिन टैक्सी जब कमरे के सामने रुकी तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें इस पहले पाठ पर जो कि वाहरे हमदर्द है इसमें पहले प्रश्न में आ सकते हैं, जो कि पहला प्रश्न आकलन कृति होता है। तो दूसरा प्रश्न भी हमारा आकलन कृति है। तो इस दूसरे प्रश्न में हमें किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सत्य असत्य लिखिए, सही गलत पहचान कर वाक्य फिर से लिखिए, फिर कारण लिखिए, परिणाम लिखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो ये जो पहले 2 प्रश्न है जिसमें हमें आकलन कृति है, यानी कि जो भी हमें गद्य दिया रहेगा उसी में हमें इन सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो जो पहला संजाल होगा वो हमें उसी तरह से ड्रॉ करके लिखना है, उत्तर वैसे ही लिखने हैं, पेन से ड्रॉ कर सकते हैं और एकदम स्पष्ट होना चाहिए लिखावट। और क्योंकि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें उसी गद्य में मिलने वाले हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी काना मात्रा में गलत नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है कि देखने के बाद भी हम गलत लिखते हैं तो वहां पर मार्क्स कटेंगे, इसलिए देखकर लिखते वक्त कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। और जब भी ये पाठ पढ़ोगे तो ये पाठ पढ़ते वक्त हमें ये जो भी प्रश्न इसमें आए हैं या जो भी प्रश्नों को मैंने अभी बताया तो उनके उत्तर क्या आ सकते हैं, या फिर जब भी हमें गद्य सामने दिया रहेगा तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेंगे और उसके बाद उस गद्य को पढ़ेंगे। तो रीड करते वक्त ही पढ़ते वक्त ही हमारे समझ में आ जाएगा कि इससे संबंधित हमें प्रश्न पूछा गया है
वहीं पर हम मार्किंग करके रख सकते हैं। और ये जो प्रश्न दूसरा आ है, आकलन कृति, इसमें एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, सत्य असत्य। तो ये जो सारे प्रश्न है, इनका उत्तर लिखते वक्त हमें वह वाक्य को दोबारा से लिखना है। जैसे कि प्रश्न में कई 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 जगह पर प्रश्न में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, देखो, सही गलत पहचान कर वाक्य फिर से लिखिए। तो ये जो प्रश्न है, इनमें हमें वाक्य दोबारा से लिखने की जरूरत होती है। वाक्य पूरा लिखेंगे और जो हमारा आंसर है, उसको, जो भी उत्तर है, उसे अंडरलाइन करना है। तो इससे जो है हमारा आंसर हाईलाइट हो जाता है, चेक करने के लिए आसानी होती है, और हमारा जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो ये जो सारे प्रश्न है, इनका हमें वाक्य दोबारा से लिखकर उत्तर लिखना है। कारण लिखिए में भी परिणाम लिखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इन सब में हमें वाक्य जो है पुनः लिखना है और उसके बाद उत्तर को लिखना है। तो ये जो पहले दो प्रश्न है आकलन पर आधारित, जिनके उत्तर हमें पैसेज में ही मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आकलन कृति में। प्रश्न 1 अ और आ में, पहला और ओके। अभी गद्य का तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो होगा शब्द संपदा। शब्द संपदा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी जो जो भी हमने व्याकरण पढ़ा हुआ है 5वीं से 9वीं तक, उसमें समानार्थी शब्द, विरुद्ध अर्थी शब्द, वचन पहचानो, वचन बदल कर लिखिए, लिंग पहचान कर लिखिए, लिंग बदल कर लिखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समोच्चारित मराठी हिंदी शब्द, भिन्नार्थी शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, उपसर्ग और प्रत्यय के शब्द, कृदंत तत्सित शब्द बनाना, मूल शब्द लिखना, शब्द युग्म और विदेशी शब्द। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रश्न 3 में आ सकते हैं। जो शब्द संपदा है, इसमें हमें इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त, जैसे कि लिंग पहचान कर लिखिए। अगर शब्द दिया है फुर्सत, तो फुर्सत शब्द जो है उसको हमें फुर्सत शब्द लिखकर उसके सामने स्त्रीलिंग ऐसा लिखना है। कली, कली शब्द लिखने के बाद, कली शब्द अगर दिया रहेगा तो कली शब्द हमें दोबारा से उत्तर पत्रिका में लिखना है और उसके सामने स्त्रीलिंग लिखना है। दिन, दिन शब्द अगर दिया रहेगा तो दिन शब्द को लिखना है, और वो पहला शब्द है दूसरा शब्द है वो क्रमांक भी सही से लिखना है। दिन शब्द लिख के सामने पुल्लिंग। इस तरह से जो दिया हुआ शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह हमें पहचान कर लिखना है। अगर लिंग पहचानो, इस तरह का प्रश्न आया तो। दूसरा शब्द प्रश्न आ सकता है कि वचन बदल कर लिखिए, या फिर इसके लिए ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसा शब्द लिखिए जिसका वचन परिवर्तन नहीं होता। तो घर शब्द है, एक घर रहेगा तो भी घर ही रहेगा, अनेक रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे तो भी घर ही शब्द होता है। मित्र, तो ये जो शब्द है जिनमें वचन बदलता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को भी पूछा जा सकता है। ऐसे शब्द भी पूछे जा सकते हैं जिनका वचन बदल कर लिखना है, जिस तरह से जरूरत, जरूरतें, आंख, आंखें, बेटा, बेटे, टांग, टांगे। इस तरह के शब्द जो है वचन बदल कर लिखिए के लिए आ सकते हैं। विलोम शब्द या विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि जिसका हमें अपोजिट लिखना है। सिर शब्द आएगा, तो यहाँ पर जो भी ये शब्द संपदा में प्रश्न आता है, तो जो प्रश्न दिया रहेगा, यानी कि जो शब्द दिए रहेंगे कि विलोम शब्द लिखिए, ऐसा नहीं लिखा, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन जो शब्द दिया रहेगा, सिर शब्द दिया है तो सिर लिखना है, उसके सामने उसका विरुद्धार्थी शब्द पैर। बुरा, भला, तो जो भी दोबारा से सुनाई दे रही है?
हेलो। 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 ये जो तीसरा प्रश्न है, शब्द संपदा। शब्द संपदा में हमें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आंख शब्द है, उसका पर्यायवाची शब्द है नयन। दर्द शब्द दिया रहेगा, उसका पर्यायवाची शब्द है पीड़ा। गाय शब्द का पर्यायवाची शब्द है धेनु। बेटा का पुत्र। तो इस तरह से जो शब्द संपदा में प्रश्न दिया जाएगा, उस शब्द को लिखकर उसके सामने हमें उत्तर लिखना है। शब्द युग में जो शब्द जो आएंगे वो पढ़े लिखे, ठीक ठाक, धीरे धीरे, गाना बजाना, तो ऐसे जो शब्द है ये शब्द युग में आएंगे। उपसर्ग युक्त शब्द यानी कि जो मूल शब्द के पहले अगर कोई अक्षर लगाकर नया शब्द बनता है तो उसे उपसर्ग युक्त शब्द कहा जाता है। जैसे कि बेदर्द। दर्द शब्द में बे जुड़ने से बेदर्द शब्द बनता है, तो वो उपसर्ग युक्त शब्द है। दुर्बल। बल शब्द में दुर शब्द पहले लगता है तो वो दुर्बल बन जाता है, तो ये है उपसर्ग वाले शब्द। प्रत्यय युक्त शब्द यानी जिन मूल शब्दों के पीछे कोई शब्द लगता है, ये तो उसे उसे उसके बाद जो शब्द बनता है उसे प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। जैसे व्यक्तित्व में व्यक्ति यह मूल शब्द है, उसके साथ त्व लगता है तो व्यक्तित्व बनता है, तो ये हो गया प्रत्यय वाला शब्द। नौकरी। नौकर शब्द के बाद ई लग गया तो नौकरी शब्द बनता है, तो ये सारे शब्द जिनके पीछे शब्द लगकर नया शब्द बनता है उसे प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। तो इसी तरह से इसमें के मूल कृदंत शब्द यानी साहित्यिक। साहित्यिक शब्द जिसका मूल शब्द होगा साहित्य। प्रभावित का शब्द होगा प्रभाव। कृदंत शब्द जो है खिंचाव का खींच, लिखावट का लिख। तो इस तरह से, और एक शब्दों के भिन्न अर्थ यानी एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वैसा शब्द है चारा। चारा यानी उपाय, और चारा यानी घास। ये दोनों शब्द जो है एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है, या कठिन शब्द दिए रहेंगे उनका अर्थ। और मानक वर्तनी के अनुसार। मानक वर्तनी के अनुसार यानी कि जो भी शब्द दिया रहेगा उसकी लिखावट में कोई गलती होगी तो वैसे शब्द हमें ढूंढकर लिखने होंगे। ये मानक वर्तनी अनुसार जो शब्द है इसमें हमें सिर्फ करेक्शन करके लिखना होगा। और जो विदेशी शब्द होंगे यानी कि जो दिया गद्य रहेगा उसमें अंग्रेजी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पहले पाठ में है वाहरे हमदर्द में, तो जनरल वार्ड, प्राइवेट, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, तो इस तरह के जो शब्द उसमें आए हैं ये अंग्रेजी शब्द हैं, तो इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। तो उस पैसेज में अगर हमें शब्द संपदा में विदेशी शब्दों के बारे में पूछा गया है, एक या दो शब्द लिखने को कहा जाएगा, तो जो अंग्रेजी शब्द है वो लिखने होंगे। या फिर किसी गद्य में उर्दू शब्दों को पूछा जाएगा तो जो उर्दू शब्द होंगे किस्मत, जवाब, फिक्र, तकलीफ, तो ये सारे जो उर्दू शब्द हैं, तो ये अगर उस पैसेज में आएंगे, जो भी गद्य हमें दिया रहेगा उसमें आएंगे, तो वो हमें ढूंढकर लिखने हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा शब्द संपदा का। हमारा चौथा प्रश्न जो होगा प्रश्न 1E, अभिव्यक्ति या स्वमत। स्वमत, इसमें हमें अपने विचार लेने होंगे। विषय क्या रहेगा,
जो भी गद्य दिया रहेगा उससे रिलेटेड कोई विषय दिया रहेगा, उस पर हमें अपने विचार लिखने हैं 7 से 8 वाक्यों में। तो ये जो हमें अभी 5 पाठ पढ़ने हैं, उनमें से स्वमत के लिए कौन से विषय आ सकते हैं, उसका मैं तुम लोगों को लिस्ट बताती हूँ। कि जैसा पहला पाठ है वाहरे हमदर्द, इसमें आ सकता है कि सार्वजनिक अस्पताल में मरीज को होने वाली परेशानियां, इनके बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं। दूसरा इस पाठ पर आ सकता है मरीज से मिलने जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए। चौथा कवियों को कविता सुनाने की आदत के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं जो हमें स्वमत के लिए पूछे जा सकते हैं वाहरे हमदर्द इस पाठ पर आधारित। जो नेक्स्ट पार्ट है रीढ़ की हड्डी, इस पर हमें स्वमत क्या पूछा जा सकता है कि रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं, उसे अपनी मजबूरी बताते हैं, इस विषय पर हमें अपने विचार लिखने। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इस विषय पर भी हमें अपने विचार लिखने को कहा जा सकता है। इस पाठ पर तीसरा प्रश्न हो सकता है गोपाल प्रसाद बहू से सिलाई कढ़ाई ये सारे गुण चाहते लेकिन पढ़ाई नहीं चाहते, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हमें अपने विचार लिखने। इसी पाठ पर चौथा प्रश्न आ सकता है सुनी पढ़ी अंधविश्वास की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भी घटनाओं के बारे में हम सुनते हैं जो अंधविश्वास से रिलेटेड होती है, तो ऐसे घटनाओं के ऊपर हमारे क्या विचार है, हम उस पर यकीन करते हैं या नहीं करते, या फिर उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो हम अगर बता सकते हैं, उसको हम ढूंढ सकते हैं, तो वो हमें अपने विचारों में लिखना है। तीसरा पाठ है महिला आश्रम, इस पर स्वमत के लिए प्रश्न आ सकता है आश्रमों की आवश्यकता की क्यों जरूरत है, हमें हमारे समाज में आश्रम क्यों चाहिए। सिर्फ महिला आश्रम ने, इसमें अनाथ आश्रम हो सकता है, वृद्ध आश्रम हो सकता है, किसी भी तरह का आश्रम, लेकिन उनकी समाज में क्या जरूरत है, इस बारे में हमें अपने विचार लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न इस पाठ पर हो सकता है कि आश्रमों की व्यवस्था यानी वहां का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का आश्रम होना चाहिए, तो इस पर हमें अपने विचार लिखने। पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। तो ये इस पाठ में जो पत्र लिखे गए हैं, लेखक ने उनकी बहन को, जो महिला आश्रम चला रही है, उनको पत्र लिखा था, उनकी बहन ने जवाब दिया था। तो ये सारे जो पत्र लिखने का सिलसिला है ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों जारी रहना चाहिए, यानी कंटिन्यू क्यों होना चाहिए, इस पर हमें अपने विचार लिखने होंगे। उसके बाद अगला पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। तो इस पाठ पर स्वमत वाले प्रश्न आ सकता है कि बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर। तो इस पाठ में हमने देखा कि लेखक और उनके भाई किस तरह से उनके पिता से डरते हैं, तो उस पर अपने विचार लिखना कि हमारी कल्पनाएं, यानी जो बच्चे होते हैं उनकी कल्पनाएं क्या होती है, उन्हें क्यों माता पिता से कभी कुछ सच कहने के लिए डर क्यों लगता है। तो ऐसे 7 से 8 वाक्यों में हमें अपने विचार लिखने होंगे। इसी पाठ पर दूसरा प्रश्न आ सकता है सादा जीवन उच्च विचार। तो इस पाठ में जो हमने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा कि उनका जीवन, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो किस तरह से सादगी से अपना जीवन जीते थे, और लेकिन उनके विचार कितने उच्च थे। तो वो जो कपड़े, खादी वाले कपड़ों का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वहां पर, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि उनका जीवन या उनके जीने का तरीका बहुत सादा था लेकिन विचार बहुत ऊंचे थे। तो इसी पर हमें अपने विचार लिखने हैं, तो हम इसको अपने लाइफ से भी या किसी और से रिलेट करके भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसी पाठ पर तीसरा प्रश्न आ सकता है जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, यानी कि डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, अनुशासन यानी डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए। चौथा प्रश्न इस पाठ पर आ सकता है महिलाओं को गहनों का शौक।
तो अगर इस पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है वो अगर आया तो उसमें लेखक की माता के गहनों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उससे रिलेटेड ये प्रश्न आ सकता है कि महिलाओं को गहनों का शौक। तो इसमें भी हमें अपने विचार लिखने 7 से 8 वाक्यों में। जो हमारा अंतिम पाठ है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, तो इस पाठ में स्वमत के क्या प्रश्न आ सकते हैं? पत्र पत्रिकाओं का महत्व, यानी जो लिखित होता है, बुक्स होते, किताबें हैं, पत्र है, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स है, तो ये सारे जो है इनका महत्व क्या है उसके बारे में हमें लिखना है। ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, यानी कि हमें ज्ञान और आनंद के लिए, यानी खुश रहने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए वाचन करते रहना चाहिए। इसके बारे में हमें अपने विचार लिखने हैं। इसी बात पर तीसरा प्रश्न आ सकता है, आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। यानी कि आंखों से हमें सिर्फ वो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती, लेकिन उसकी अंदरूनी खूबसूरती या उसके महत्व के बारे में हमारा मन ही जान सकता है, मन ही पहचान सकता है। इसके बारे में हमें अपने विचार लिखने। लेखन में वास्तविकता लेने के लिए विषय की तह में जाना आवश्यक है, यानी जो कुछ भी लिखा जाता है तो उसके बारे में डीप नॉलेज होना वो बहुत आवश्यक है। तो इस विषय पर हमें अपने विचार लिखने। तो स्वमत के लिए ये जो भी हमें 5 पाठ पढ़ने हैं, इनमें से किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है स्वमत के लिए? तो ये जो विषय मैंने अभी बताए इनके बारे में सोच के रखना, या तो रीड करके रखो, ताकि अगर एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो हम 7 से 8 वाक्य आसानी से लिखेंगे। और ये इस प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त हमें सिंपल वर्ड्स को चुनना है, आसान वर्ड्स, जिसमें कि लिखते वक्त गलतियां नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। ओके, तो ये हमारा गद्य विभाग होता है, जिसमें कि 3 पैसेज रहेंगे। 3 पैसेज में से दो हमारे टेक्स्ट बुक के जो हमने पढ़े हुए हैं वो गद्य रहेंगे, और तीसरा जो है वो अपठित रहेगा, यानी जो हमने पढ़ा नहीं है। और जो पहले 2 गद्य होंगे उसमें 4 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न आकलन वाले जिनका जवाब हमें उसी गद्य में मिलने वाला है, तीसरा प्रश्न शब्द संपदा, और चौथा प्रश्न स्वमत अभिव्यक्ति। तो अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं पठित गद्य का, यानी जो हमारे टेक्स्ट बुक का गद्य है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये जो गद्य है, ये जो पैसेज लिया गया है, ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ से लिया गया है। पैसेज में रीड करती हूँ। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। इसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले तो उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी कि ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो ये जो हमें पैसेज दिख रहा है, तो ये पैसेज पढ़ते वक्त ही हमारी समझ में आ रहा है कि इसमें हमें शब्द युग्म, यानी जो शब्द संपदा के लिए प्रश्न पूछे जाते, तो यहाँ पर शब्द युग्म हमें दिखाई दे रहे। सोचते विचारते, धीरे धीरे, तो इस तरह के देख देख,
तो ये जो शब्द है हमें पैसेज पढ़ते पढ़ते ही हमारी नजर में आ जाएंगे कि इस पर किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। तो ये हमें गद्य दिया रहेगा। तो इस गद्य पर आधारित हमारा पहला प्रश्न आकलन कृति, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनके जवाब हमें उसी गद्य में मिलेंगे जो हमें दिया है। हमारी कृति पत्रिका में जितना गद्य दिया है उसी में इसका जवाब मिलने वाला है। तो ये है आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। पिताजी के न रहने पर लेखक पर यह बीता। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है और आंसर लिखने के लिए हमें बॉक्स ड्रॉ करके दिया है, तो जब हम अपनी उत्तर पत्रिका में लिखेंगे तो हमें यह वाक्य फिर से लिखना है, इसी तरह से लिखना है और इसी तरह से अंडरलाइन करके बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर हमें अपना जवाब लिखना है। दूसरा है, लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे, यानी कि वो क्या क्या पोस्ट पर थे वो उसमें लिखना है। ये हमने रीड करते वक्त हमें मिला है, याद आएगा। लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे, लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वह यह गाड़ी थी, तो वहां यह गाड़ी थी। तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखते वक्त हमारे जो उत्तर पत्रिका होगी उसमें हमारा उत्तर इसी तरह से लिखना होगा। जो मार्जिन होगा उसमें कृति पत्रिक प्रश्न 1 लिखना है और उस 1 में भी अ या आ है वो लिख के फिर 1 2 3 4 नंबर लिखने, वाक्य पूरा लिखना है, उसके सामने जवाब लिखने। पिता के न रहने पर लेखक पर यह बीता कि उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी। तो ये जो वाक्य है ये हमें उसी गद्य में मिलेगा। तो यहाँ पर कोई लिखते वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, लिखना है। दूसरा है, लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे, उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री। तीसरा, लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वहां वहां यह गाड़ी थी, इम्पाला शेवरलेट। तो ये इस तरह से प्रश्न होगा और हमारा उत्तर लिखने का तरीका भी वैसे ही होना चाहिए। वाक्य को दोबारा से हम लिखेंगे, उसके सामने सही जवाब लिखना है बिना किसी गलती के, क्योंकि पहले 2 इसमें हमें उसी गद्य में उत्तर मिलने वाला है, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा आकलन कृति इसमें पूछा गया है, ऐसे 2 प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यानी कि उत्तर क्या है, एक शब्द वाला उत्तर हमें दिया है, हमें प्रश्न बनाना है। सहाय साहब और अभाव।
तीसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। दूसरा है, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो ये दो वाक्य जो है किसने किससे कहा, तो यहाँ पर हमें प्रश्न लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट प्रश्न 3 का पहला लिखकर उत्तर लिख सकते हैं, दूसरा अंक डालकर दूसरे का उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन ये जो चौथा है, उत्तर लिखिए, शान की सवारी याद आने का परिणाम, तो यहाँ पर हमें ये वाक्य पूरा लिखना होगा और उसके सामने उसका परिणाम लिखना है। बातचीत में समय बीतने का परिणाम, तो ये जो दो शब्दों के का प्रश्न में बनाने आ गया था, प्रश्न है, लेखक पिता के निजी सचिव का नाम क्या था। तो हमें उत्तर में सहाय साहब दिया था कि सहाय साहब ये उत्तर होना चाहिए, उसका प्रश्न कैसा हो, तो उसका प्रश्न इस तरह से, जब भी हम प्रश्न बनाएंगे उसमें क्या, क्यों, कैसे, कहा, कौन, क वाले शब्द होना जरूरी है और अंत में उसका प्रश्न चिन्ह लिखना। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना है जब हम प्रश्न बनाकर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, लेखक ने अपने पिता के रहते जीवन में क्या नहीं देखा, तो शब्द हमें दिया था अभाव, अभाव शब्द के लिए यह प्रश्न बनाया गया है। किसने किससे कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ, तो ये वाक्य हम उत्तर लिखते वक्त नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सीधे से हमें उत्तर 3 1 का लिख सकते हैं, लेखक के बड़े भाई अनिल भैया ने लेखक से कहा। और इसी में दूसरा, तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी, यह वाक्य लेखक ने ड्राइवर से कहा। तो हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि यह वाक्य लेखक ने ड्राइवर से कहा, या सिर्फ इतना लिख सकते, लेखक ने ड्राइवर से कहा। इसका चौथा प्रश्न है, लेखक की कल्पना करते हैं कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए, इस समय वे आलीशान गाड़ी इम्पाला शेवरलेट में शान से सवारी कर रहे थे, वह पुरानी बात याद आने पर उनके शरीर में झुरझुरी आने लगी। तो यह कारण जो पूछा गया था, तो यह कारण लिखा है। लेखक अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ इम्पाला शेवरलेट में सवार होकर गए थे, जहां बातचीत में उन्हें देर हो गई, यह उस परिणाम हो गया था कि बातचीत में देर हो गई। अभी इसी गद्य पर आधारित जो चौथा प्रश्न होगा, तो स्वमत अभिव्यक्ति, तो क्या पूछा गया है यहाँ पर, बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बचपन में बच्चों को हर चीज के बारे में उत्सुकता होती है, उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती है, इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की वे कोशिश भी करते हैं, पर वे दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती है। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर ये गलतियां जब खुल जाती है तब ये बच्चे लज्जित होते हैं। इस तरह की गलतियों को अपने माता पिता को न बताकर बच्चे बड़ी भूल करते हैं। अपनी गलतियों को अपने माता पिता से बता देने वाले बच्चे फायदे में रहते हैं। समझदार माता पिता बच्चों की गलतियों पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं, वे उन्हें स्थिति से निपटने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे बच्चे भविष्य में इस तरह की गलतियां करने से बचे रहते हैं। माता पिता सदा बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए बच्चों को अपने मन में उत्पन्न किसी तरह की कल्पना के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए और उसके बारे में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस विषय पर किस तरह से हम अपने विचार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना कोई अनुभव लिख सकते हैं या अपने मित्र का कोई अनुभव लिख सकते हो, जिससे कि
क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कैसा होना चाहिए था, ऐसा भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से स्वमत यानी कि अपने विचार ऐड करके लिख सकते हो। अभी दूसरा जो है पठित गद्य, ये महिला आश्रम के बारे में है। इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए दिया है। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर वातावरण के बारे में भी पूछा है और व्यवस्था के बारे में भी। ये जो महिला आश्रम पाठ हमने पढ़ा है, तो ये जो गद्य दिया रहेगा इसी में हमें इसका उत्तर मिलने वाला है। जो भी एग्जाम में हमें गद्य दिया रहेगा उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। या तो पहले प्रश्न पढ़ लो कि क्या पूछा गया है, और जब हम पढ़ते जाएंगे तब हमें पढ़ते वक्त समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम वहां पर मार्किंग करके रख सकते हैं कि हमें उत्तर में ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था, तो इस तरह का प्रश्न होगा, हमें उत्तर भी इसी तरह से लिखना है कि ठीक वैसे ही बॉक्स ड्रॉ करने हैं। और बहुत छोटा या बहुत ये कि हमने ड्रॉ छोटा कर लिया और शब्द बड़े बड़े हैं, वाक्य बड़ा है तो उसमें फिट नहीं हो रहा है तो बहुत छोटा छोटा लिख दिया, ऐसा मत करो। कि जो भी हमने उत्तर लिखा है वो एग्जामिनर पढ़ सकते, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस तरह से इतना बड़ा वो राइटिंग होना चाहिए। और यहाँ पर 4 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं 1 2 3 4 करके सीक्वेंस में एक के नीचे एक पॉइंट्स लिखते हैं, तो वैसे नहीं लिखना है। वहां पर हमें क्वेश्चन पेपर में क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि जिस तरह की सूचनाएं दी गई है या फिर जहां पर आकृतियां निकालना जरूरी है वहां पर आकृति निकालनी है। तो ये जो संजाल वाले प्रश्न है, जितने भी गद्य आएंगे जहां पर भी संजाल इस तरह से ड्रॉ किया रहेगा, हमें उसी तरह से ड्रॉ करके ही उत्तर लिखना है। आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था, आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण होगा। सादगी का आग्रह होगा। आश्रम का वातावरण कलह कुड़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा, यानी लड़ाई झगड़े वहां पर नहीं होंगे। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे, तो ये वहां का वातावरण और व्यवस्था होगी। तो इस तरह से हमारा उत्तर पत्रिका में हमारा उत्तर इस तरह से दिखना चाहिए। हम पेन से संजाल ड्रॉ कर सकते हैं। इसी गद्य पर आधारित दूसरा प्रश्न है आकलन वाला। गरीब स्त्रियों की सिफारिश कर आश्रमों में दाखिल करने वाली स्त्रियों का खर्च ये देंगे। आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा, आश्रम में ये सिखाए जाएंगे। आश्रम यह संस्था नहीं होगी। तो ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है, इन दोनों के उत्तर हमें उसी गद्य में मिलने वाले हैं, ये हमें ढूंढकर लिखने हैं। इसी पर आधारित तीसरा प्रश्न जो शब्द संपदा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, यानी कि सेम मीनिंग वाले, समानार्थी यानी सेम मीनिंग वाले। समानार्थी शब्दों को लिखते वक्त वहां पर इक्वल टू साइन होना चाहिए। इक्वल टू यानी सेम मीनिंग वाला। अगर विरुद्ध अर्थी है तो वहां पर क्रॉस साइन होना चाहिए, विरुद्ध अर्थी। तो पहला शब्द है समानार्थी का अखबार, दूसरा व्यवस्था, तीसरा बेखटका, चौथा बोझ। तो अखबार का समानार्थी शब्द है समाचार पत्र, व्यवस्था का इंतजाम, बेखटक अशंक यानी बिना शंका, बोझ यानी भार। और विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए पुरुष, स्त्री, गरीब, अमीर, स्वतंत्र, परतंत्र, मान्य और अमान्य। इसी गद्य पर आधारित हमें चौथा प्रश्न जो है स्वमत वाला, वो है आश्रमों की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखिए। क्योंकि ये गद्य जो है महिला आश्रम इस पाठ से लिया गया है, इसलिए उसी पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है कि आश्रमों की आवश्यकता। तो यहाँ पर हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह के आश्रम के बारे में लिख सकते हैं, चाहे अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, महिला आश्रम हो,
कोई भी सेवाभावी आश्रम के बारे में जिसके बारे में हमें जानकारी है या हम कल्पना कर सकते हैं, तो वैसे हम लिख सकते हैं। हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वनप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे। अब समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं। वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल आश्रम, बाल सुधार गृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप अपने मन से अपने विचारों से लिख सकते हैं आश्रम के बारे में। ओके, तो ये 2 पाठ हो गए जो हमने पढ़े हुए, जो हमारे टेक्स्ट बुक के पाठों पर आधारित 2 गद्य आए। अभी तीसरा जो गद्य रहेगा वो अपठित होगा, यानी कि जो हमारे टेक्स्ट बुक के बाहर का होगा, जो हमने पढ़ा नहीं है। तो ये अपठित गद्य है, ये सिर्फ 4 मार्क्स के लिए होगा। इसमें पहला प्रश्न आकलन कृति होगा, यानी जिसके जवाब हमें उस गद्य में मिलेंगे, और दूसरा प्रश्न होगा स्वमत वाला, यानी कि वो जो विषय है उस गद्य में उससे संबंधित हमें अपने विचार लिखने होंगे। तो ये अपठित गद्य जो है, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा। मैं किसी की सहायता की प्रत्याशा नहीं करता, मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया में मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा मौजूद है। उसका दावा कभी नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ, लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज्यादा दुखी लोग इस संसार में है। मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है, आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है, ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना है। ये जो गद्य है ये विवेकानंद जी के आत्मकथा से लिया हुआ गद्य है। तो इस पर आधारित हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला आकलन होगा, यानी कि जिसका जवाब हमें उस गद्य में मिलेगा। तो ये आकलन वाला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए कमरे का किराया। तो जब रीड करते वक्त हमने पढ़ा था कि ये इसका उत्तर उसी गद्य में है। इस पर आधारित दूसरा प्रश्न है, लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। तो ये जो आकलन वाला प्रश्न है 2 मार्क्स का है, इसमें 2 प्रश्न आए यानी 1-1 मार्क्स का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि आधा आधा मार्क्स 1-1 पॉइंट का होगा। तो कमरे का किराया है 3 पाउंड प्रति सप्ताह, यानी कि प्रति सप्ताह यानी हर 1 सप्ताह के लिए 3 पाउंड। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है।
अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की और भविष्य में जो लोग उनकी मदद करेंगे। ये आकलन वाला प्रश्न का उत्तर हमें उसी गद्य में मिलने वाला है। ये गद्य अपठित गद्य है जो हमने पढ़ा। अब इस आधारित वाला प्रश्न, कृतज्ञता महान गुण है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने प्रति की गई सहायता के लिए श्रद्धावान होकर सहायता करने वाले व्यक्ति को समक्ष सम्मान प्रदर्शन करना। कृतज्ञता मानवता की सर्वोत्कृष्ट विशेषता है। यह हमें आभास कराती है कि प्रत्यक्ष या अपरोक्ष किसी भी रूप में और कभी भी यदि किसी व्यक्ति ने कोई सहयोग या सहायता प्रदान की है, उसके लिए हमें यदि कुछ न कर सके तो हृदय में आभार अवश्य प्रकट करे। कृतज्ञता दिव्य प्रकाश है। यह दी हुई सहायता के प्रति आभार प्रकट करने का भाव है। जो दिया है उसके ऋणी है, उसकी अभिव्यक्ति ही कृतज्ञता है। सुअवसर मिलने पर उसे समुचित रूप से लौटा देना इसे भाव को मूल मंत्र है। इस गुण के बल पर समाज और इंसान में एक सहज संबंध विकसित हो सकता है। भावना और संवेदना का जीवंत वातावरण निर्मित हो सकता है। जो दे उससे लाभ लेकर उसको भी बदले में यथासंभव दे। यानी कि हमें किसी से मदद मिलती है तो मदद मिलने के बाद जो हमारे मन में भावना आती है उसके प्रति उसे कृतज्ञता कहते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न जो अपठित गद्य होगा उस पर हमें उसी अपठित गद्य से संबंधित हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा। तो ये जो स्वमत वाला प्रश्न है इसमें हम कोई भी अपना अनुभव भी लिख सकते हैं और याद रखना इसे 7 से 8 वाक्यों में लिखना है, ज्यादा छोटा नहीं लिखना है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है क्योंकि यहाँ पर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। हम क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं। और ये तीसरा पैसेज है जो वाहरे हमदर्द के बारे में है। इसमें भी आकलन कृति जो है मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं पूछी गई है। इसके 4 पॉइंट्स हमें लिखने हैं, उसी तरह से ड्रॉ करके लिखना होगा। मरीज से मिलने वाले लोगों की विशेषताएं क्या है कि वो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं या मरीज से हमदर्दी नहीं होती उन्हें, वह केवल सूरत दिखाने आते हैं, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। दूसरा आकलन कृति जो है यहाँ पर हमें वाक्य लिखकर उसका उत्तर लिखना होगा। दर्द के मारे मरीज को यह नहीं आती नींद, तो वाक्य फिर से लिखना है और फिर उसके सामने उत्तर लिखना होगा। कुछ लोग यह निभाने आते हैं औपचारिकता, इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती हमदर्दी। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए एहसान। तो इस तरह के आकलन वाले प्रश्न जो हमें गद्य में उत्तर मिलेगा। शब्द संपदा के लिए लिंग पहचान कर लिखिए फुर्सत और वक्त। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए आप और दर्द। और स्वमत के लिए प्रश्न है मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो इस तरह से जो भी हमें पैसेज दिया रहेगा उस पैसेज से रिलेटेड हमें प्रश्नों को पहले 2 प्रश्नों में वहीं पर हमें उत्तर मिलने वाला है आकलन कृति का। कोई डाउट है किसी को?
याद रखना है कि हमें गद्य आकलन में 3 गद्य दिए जाएंगे, 2 पठित और 1 अपठित। 2 पठित गद्य 8-8 मार्क्स के होंगे और अपठित 4 मार्क्स का। हाँ पूछो। कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ अर्चना। अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। हेलो मैडम।